अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 ताक। तहरीक इंसाफ के लिए सियासी फजा इस वक्त शदीद गैर यकीनी और बेयकीनी का शिकार है। बड़ी ईद से पहले तहरीक इंसाफ को किसी भी अदालती या सियासी महाज पर खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली या रिहाई के हवाले से कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल सका है। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात, उनकी कैद और कानूनी दलदल से निकलने में नाकामी ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मज़ाहमती सियासत के पुराने रास्ते की तरफ धकेल दिया है। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म और मुल्क की अस्करी क़यादत बैरूनी इदारों पर एक साथ जलवागर हो रही है। ये गैर मामूली हमाहंगी इदारों और हुकूमत के दरमियान बाहमी एतमाद की एक वाज़ेह अलामत के तौर पर देखी जा रही है, जो कि यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए एक शदीद सियासी धचका है। मौजूदा हुकूमत और इदारों के दरमियान मौजूद हमाहंगी अवाम में ये तासुर मजबूत कर रही है कि रियासती बयानिया और हुकूमती बयानिया एक तरह का है, जबकि तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब तनहा खड़ी है। ऐसे में तहरीक इंसाफ के पास महदूद ऑप्शंस रह गए हैं। एक तरफ अदालतों से रिलीफ ना मिलने की मायूसी तो अपनी जगह है, दूसरी जानिब अवामी राब्ते का फुकदान और तंजीमी इंतशार भी एक बड़ी रुकावट बन चुका है। इसलिए पार्टी अब एक बार फिर एहतजाजी तहरीक की तरफ माइल हो रही है। मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाले इशारों के मुताबिक ईद के बाद तहरीक इंसाफ बड़े अवामी इज्तिमात, रैलियों और अलामती धरनों के ज़रिए अपनी सियासी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती है। ताहम ये सब उस वक्त मौसर होगा जब बानी पीटीआई को किसी हद तक कानूनी रिलीफ हासिल होगा। अगला हम मौका 11 जून को आ रहा है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत होगी। अगर इस समाअत में भी कोई बड़ा रिलीफ ना मिला तो तहरीक इंसाफ एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये हिकमत अमली दो धारी तलवार की मानंद होगी। एक तरफ ये पार्टी को कुछ हद तक अवामी हमदर्दी दिलवा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ रियासती इदारों के साथ टकराव तहरीक इंसाफ को मजीद तनहा कर सकता है। तहरीक इंसाफ के पास फ़िलहाल कोई पार्लिमानी या इदारा जाती ताकत मौजूद नहीं है जिससे वो हुकूमती पॉलिसीज़ या फैसलों को चैलेंज कर सके। इसके तमाम मरकज़ी रहनुमा या तो जेल में हैं या फिर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ऐसे में पार्टी का एहतजाजी सियासत की तरफ रुजू करना फितरी रद्द-ए-अमल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और समाजी माहौल में एहतजाज की वो शिद्दत पैदा हो सकेगी जो 2014 या 2022 में देखी गई। जवाब फ़िलहाल अब अमल में नज़र नहीं आ रही है। बज़ाहिर माशी हालात और इदारों का वाज़ेह झुकाव हुकूमत की जानिब होना, ये तमाम अवामिल तहरीक इंसाफ के लिए नई तहरीक की राह में रुकावट है। अगर ईद के बाद भी कानूनी महाज पर नाकामी जारी रही तो तहरीक इंसाफ की सियासत मुकम्मल तौर पर सड़कों तक महदूद हो जाएगी, जिसमें कामयाबी के इम्कानात तभी हैं जब अवाम में कोई गैर मामूली जोशो खरोश पैदा किया जा सके। अब तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन फैसला कुन हो सकते हैं। या तो वो अदालतों से रिलीफ पाकर दोबारा एक इंतखाबी कुव्वत बन सकती है, या फिर एहतजाज और मज़ाहमत की सियासत के ज़रिए ख़ुद को ज़िंदा रखने की कोशिश करेगी। लेकिन मौजूदा सियासी तवाज़ुन और इदारा जाती सफ़बंदी को देखते हुए मुमकिन तौर पर यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के लिए ईद के बाद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल करना बज़ाहिर मुश्किल दिखाई देता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुमकिन तौर पर ऑप्शंस क्या है और ईद के बाद इन ऑप्शंस को कैसे कैपिटलाइज और एक्सरसाइज किया जा सकेगा, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हम साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कोई एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है, और अगर एहतजाजी तहरीक होती है तो फिर इसका दायरा कार क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लोग पूछते हैं कि एहतजाज क्यों होगा। मुझे एक बात बताएं, जब आपका मुल्क जिसमें ये रिजीम चेंज आई थी 2022 में, उस वक्त आपकी जो पावर्टी थी वो तकरीबन 30 या 41% या 39% पे थी। आज वो तकरीबन 50% पे होगी। मतलब 50% लोग इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे हो गए हैं। टोटल इनके दौरान में ऑलमोस्ट 2-2.5-3 करोड़ लोग नीचे चले गए, गुर्बत लाइन से नीचे। तकरीबन ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन लोग मुल्क से बाहर भाग गए हैं। वो लोग यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि बाहर चले जाएं। आपको पता है 5,000 बिजनेसेस पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं लोग। उन्होंने अपने बिजनेसेस दुबई में सेट कर लिए हैं। मुझे एक बात बताएं, जब आप ये चीजें देख रहे हो, जब आप देख रहे हो कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में तकरीबन 3 खरब रुपए, मतलब उस लेवल पे थे। आज वो 8.5 खरब पे चले गए। 5.5 खरब रुपए पिछले 3 साल में बढ़ गए हैं। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में तकरीबन 5.4% थी, आज 10% पर है। वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो कि ग्रोथ कर रही थी 10% से ज्यादा पे, आज वो नेगेटिव में जा रही है। मुझे एक बात बताएं, इसमें अगर हम लोग
तहरीक ना चलाए तो क्या करें? अच्छा, तहरीक समोसे चलाएंगे खाएं? नहीं चलाएंगे मैं आपसे जरूर जानूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए मसाइल की निशानदही तो आपने की, लेकिन सोल्यूशन क्या है? देखिए ऑपोजिशन का काम सोल्यूशन प्रपोज, पूरी दुनिया के अंदर शैडो कैबिनेट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, शैडो कैबिनेट होती है। क्या आपके पास कोई इसका सोल्यूशन मौजूद है? आपकी जो शैडो कैबिनेट है वो कहाँ है, वो क्या कर रही है, और क्या वो कोई प्रपोज कर रही है सोल्यूशन की? व्हाट इज लाइक द फिक्स टू दीज प्रॉब्लम्स? देखिए देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं शैडो कैबिनेट की, ये सारी चीजें तब होती है जब डेमोक्रेसी होती है। आपको पता है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा हुआ है कि पाकिस्तान में एज ऑफ टुडे डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेरियन रिजीम है। सर उन्होंने इसका ताल्लुक डिवाइड तो किया हुआ है। आपसे है, देखिए इसका ताल्लुक तो नहीं, इसका ऑपोजिशन से ताल्लुक है ना। हमसे नहीं है। आप मैं बड़ा आपको बता रहा इजीली हूँ कर ना, सकते हैं मैं ये बता काम। रहा हूँ सर, आप मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझसे सुन लेना, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझसे सुन ले, मैं क्यों कह रहा हूँ। जब देखें, जब आप लोग ऑपोजिशन को किसी चीज में, पार्लियामेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉ मेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग होती है मुख्तलिफ, उसमें जब आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए आप पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर 1 मिनट बहस नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताएं, उसके अंदर आप क्या चीजें ठीक करेंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फर्ज करें मेरे और आपके दरमियान में किसी चीज में इख्तलाफ हो जाता है, या आपके और गवर्नमेंट के दरमियान में इख्तलाफ हो जाता है, आप कहते हैं मेरा यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, गवर्नमेंट 26वीं तरामीम के बाद वो ऐसे जजेस को ले आई है कि जिसकी इंटरप्रिटेशन आपके लिहाज से नहीं होगी, नहीं, बट वो हमायूं बाबर गवर्नमेंट साहब, के दिस लिहाज से हैज होगी। नथिंग टू डू विद जजेस ना। देखिए बहुत आसान है सर शिकवा करना, सर मेरी शिकायत बात करना, सुने, मेरी बात प्रॉब्लम्स सुने, को हाईलाइट मेरी करना, बात बट सुने। उन प्रॉब्लम्स का फिक्स क्या है आम आदमी तो ये जानना चाहता है, सर ऑपोजिशन से भी जानना सर मैं चाहता है। यही तो बता रहा हूं सर, आप डेमोक्रेसी मेरी की बात अर्ज कर रहे हैं सर, सुनिए। विद इन द पार्टीज सर डेमोक्रेसी नहीं है सर। सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, अगर आप देखें आपके पार्टी के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शंस में बाज चीजें ठीक है, बाज चीजें गलत है, लेकिन जिन पार्टीज के अंदर फैमिली डायनेस्टी है उनके अंदर तो पॉलिटिक्स है ही नहीं। वो तो फैमिली तो डायनेस्टी है। सर मैं आपको एक आपके यहाँ मिसाल भी देता तो हूँ। अभी चंद रोज पहले की बात है, बानी ने कहा कि मैं पैटर्न इन चीफ हूँ, सर सारे फैसले मैं खुद करूंगा। कोई सर मेरी बात सुनिए ना, वो सारे फैसले एज वो लीडर है, जब तक वो है ये याद रखिए, जब तक जो बानी होता है, जिसने पार्टी बनाई होती है, जब तक वो होता है वो लीडर जरूर रहता है। उसके नीचे उसकी औलादें, उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी चाची, उसकी मामी, उसके हमजुल्फ, उसका समधी, ये वगैरह नहीं आते। बाकी सारे होते हैं। हाँ ये चीज है, ये अपनी जगह पर है, उसमें होता है, लेकिन ये हर जगह होता है, पूरी दुनिया में होता है। अब मैं आपको आगे भी बात कर रहा हूं ना, देखिए पाकिस्तान का मसला यही है, पाकिस्तान का मसला है मेरिट। पाकिस्तान के अंदर मेरिट नहीं होता, जब मेरिट नहीं होता डिसीजंस गलत होते, और इसको ठीक करने वाला जो सिस्टम है वो आपकी जुडिशरी है। सर जब फिर आपने सिस्टम से जुडिशरी शिकायत को, कर रहे हैं सर, आपकी अपनी पार्टी में मेरिट है मुझे बताइए। हमारी पार्टी में, अगर मैं, आप मुझसे पूछे, हमारी पार्टी में बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मां सिवाय, मैं यहां क्रेडिट दूंगा, मां सिवाय जमाते इस्लामी के, हमारी हर पार्टी के, हमारी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा मेरिट है। हमारी पार्टी के अंदर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जो अपने बाप की वजह से आया हो, या उसके उस वजह से आया हो, फलानी वजह से आया हो। हम लोग सारे वो हैं। हाँ दरमियान में बाज लोगों ने की है कि भाई ये, लेकिन वो एक बात जी याद रखिए, वो एक या दो भाई है, वो शुरू से ही पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे। जैसे मैं और मेरा भाई, अगर हम 15 साल से 18 साल से पार्टी में हैं, मुझे पहले मिल गई और मेरे भाई तो को बाद में मिल सेनेटर गई, लेकिन साहब, हमने काम दोनों ने 18-20 सेनेटर साल से किया साहब, हुआ है। सेनेटर साहब, ये नहीं है कि आज अगर मेरे वालिद की डेथ हो गई तो कल मुझे टिकट मिल गया, आज अगर मेरे वालिद की डेथ हो गई तो कल मैं सेनेटर बन गया, आज अगर मेरे वालिद की डेथ हो गई या मेरे भाई की डेथ हो गई, जो मेरे चाचे की हो गई, तो मुझे ऑटोमेटिकली जानशीन बन गया हूं मैं। तो मेरी सेनेटर साहब, मेरी बीवी पीटीआई की मर गई तो मुझे विल पीटीआई मिल गई है। कोई तहरीक चलाने जा रही है, तहरीक होगी तो क्या होगी, क्या डायनामिक्स होंगे तहरीक उसके, इस तरह क्या होगी, क्या दायरा कार इस तरह होगा? है दायरा कार, जो मेरी नजर है। अब मुझे, चूंकि मैं उस कमेटी में नहीं हूं, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है, मैं अपना एक तजिया पेश करता हूं, वो ये है कि हमने ये देखा है कि जब हम लोग लेट्स से इस्लामाबाद बुलाते हैं, या लाहौर बुलाते हैं, या कराची बुलाते हैं, किसी एक जगह पे बुलाते हैं, तो बाकी सब लोगों के ऊपर एक वो क्या होता है, जोर पड़ता है कि यार इतने लोगों को मोबिलाइज करना है, इतना ये करना है, फाइनेंसेस वगैरह वगैरह वगैरह। एंड प्लस जिस तरीके से ये अनलॉफुल गवर्नमेंट एक्ट कर रही है,
हमें उसको भी देखना होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए बेस्ट तरीके ये है, आप जिस हल्के में हो, आप जिस वार्ड में हो, आप जिस यूनियन काउंसिल में हो, आप जिस गली में हो, जिस मोहल्ले में हो, आप उधर ही बाहर निकल के वो सारे थोड़ा सा आप कोऑर्डिनेट करो, और 300 400 500 1000 की इसकी टोलियों में आप पूरे मुल्क में ये फैल किसको जाओ। समझा रहे अगर हैं आप? आप 5000, ये किसको कह रहे हैं? ये पैगाम किसके लिए है? मैं आपकी समझा अपनी नहीं रहा हूँ, मैं क़यादत के लिए, समझा आपके नहीं अपने रहा हूँ, कारकुनान के मैं लिए? समझा नहीं रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ कि जो हमारी इस दफा की जो वो होगी, ये जो हम तहरीक पे लेकर जाएंगे, वो इस तरीके से स्टार्ट होगी कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों होंगे, हम 500 बंदे प्ले कार्ड लेकर बैठ जाएंगे एक जगह पे। उसके बाद ना आप सब देख रहे होगे कि वहां पे कहीं कुछ नहीं है, वहां सिर्फ पे किसी के 500 पास लोग सर? डंडे नहीं है, बानी वहां के किसी पीटीआई के तो पास मुल्क के नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, आप 500 लोगों की बात कर रहे हैं? सर जी, अगर 500 लोग हर वार्ड में चले जाएं, आपको पता है एक वार्ड में कितने घराने निकालेगा होते हैं? कौन एक सर? वार्ड में 100। कौन वो लेके आएगा? सर वो सारे खुद निकलेंगे, देखिए आपकी वो तो खुद पंजाब और निकलेंगे, केपी की लीडरशिप सेम वो पेज पे हमारी नहीं है। सर देखिए सुन ले, ये लीडरशिप जो आप बात कर रहे हैं, वो आप बात कर रहे हैं फेडरल लीडर या प्रोविंशियल हेड्स की बात कर रहे हो। मैं जो कर रहा हूं, जिस लीडरशिप की बात कर रहा हूं, वो यूनियन काउंसिल के लेवल की लीडरशिप की बात कर रहा हूं। मैं 3rd टियर एंड 4th टियर लीडरशिप की बात कर रहा हूं। ये हम डेवोल्यूशन कर रहे हैं उस सारी चीज लेकिन प्रोसेस सेनेटर को साहब, नीचे के लेवल तक। आपने नहीं सुना जी कि सर। बानी पीटीआई ने कहा है कि तहरीक का ऐलान मैं खुद करूंगा, पैटर्न इन चीफ फैसला करेगा, तो सर तहरीक का सर ऐलान तो सर बानी देखिए, पीटीआई सुन करेंगे ना, सुन यूनियन काउंसिल लेवल के सुन ऊपर कोई चेयरमैन या वाइस चेयरमैन क्या कर सकता है सर? जब ऐलान करने में, आप पहले एक बात समझ ले, ऐलान करने में और उसको होगा कैसे, ये दो मुख्तलिफ चीजें। लास्टली चलिए, अभी ये तो बाद की बात है, दिल्ली दूरस्थ 2 रोज़ रह गए, बजट पेश करने जा रही है हुकूमत, पार्लियामान के अंदर एहतजाज की कोई मौसर हिकमत अमली है आपके पास? देखिए वो लोग अपने आप को खुद खराब करते जा रहे हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा हुआ है कि बजट के बारे में आईएमएफ क्या कह रहा है, उन लोगों ने कह दिया है कि हम लोग लेवी बढ़ा रहे हैं। तकरीबन आपको पता है 17% लेवी बढ़ रही है, जो तकरीबन 43 रुपीज हो जाएगा पेट्रोल के अंदर। ऑलरेडी कितनी जगह पे है, और इसका सर कितना आपके इम्पैक्ट पास आएगा एहतजाज का आपको कोई पता है? तरीकाकार है? सर जी, एहतजाज के बहुत सारी तरीके हैं, हर किस्म का तरीका हमारे पास है, हर किस्म का तरीका। पार्लियामान के अंदर हम उनको उनके अपने जो जो फिगर्स हैं उनके ऊपर भी उनको सुना सकते हैं, हम उसके अंदर जो एहतजाज का तरीका होता है वो भी कर सकते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड बैंक की एक इंतहाई तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है। 40% से ज़ायद लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर। हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, हुकूमत के दावे अपनी जगह पर, लेकिन स्टैट्स क्या कह रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हुकूमत माशी मैदान में बड़े दावे कर रही है। हुकूमत ये ताज़ा तरीन दावा कर रही है कि 2029 तक मुल्क की तरक्की की शरह GDP 6% तक पहुंच जाएगी। सबसे पहले एहसन इकबाल ने इस मुतालिक क्या गुफ्तगू की है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। हुकूमती दावा क्या है? GDP हुकूमत का दावा अपनी जगह पर, लेकिन वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान में गुर्बत की नई और तशवीशनाक तस्वीर पेश की है, जिसके मुताबिक मुल्क की तकरीबन 45% आबादी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। यह आदाद शुमार 2018-19 के कौमी सर्वे की बुनियाद पर मुरतब किए गए हैं, लेकिन इनमें नुमाया इजाफा दरअसल वर्ल्ड बैंक की जानिब से आलमी खते गुर्बत के मयार की जो ताज़ा कारी के बायस सामने आया है, ना कि पाकिस्तान में हालिया माशी बदहाली के सबब। ताहम यह भी हकीकत है कि इन तब्दीलियों से पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात की कमज़ोरी और पॉलिसियों की नाकामी भी वाज़ेह होती है, जो पायदार समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर गुर्बत के तयन होने वाले मयार को अपडेट किया गया है, ताकि बदलते हुए अखराजात ज़िंदगी और फिर दुनिया भर में खपत के रुझानात को मद्देनज़र रखा जा सके। नए मायार के मुताबिक कम आमदनी वाले ममालिक के लिए गुर्बत की हद को $2.15 से बढ़ाकर $3 फ़ी कर दिया गया है। इस तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान में इंतहाई गुर्बत की शरह 4.9% से बढ़कर 16.5% हो गई है। इसी तरह अगर $4.2 फ़ी दिन का पैमाना अपनाया जाए, जो निचले दरमियानी आमदनी वाले ममालिक के लिए मुतय्यन है, तो फिर गुर्बत की शरह 39.8% से बढ़कर 44.7% हो जाती है। यह आदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान के लिए एक संगीन इंतबा है। ये तब्दीलियाँ भी इशारा करती हैं कि पाकिस्तान की आबादी की एक बड़ी अक्सरियत ऐसे माली हालात में ज़िंदगी गुजार रही है जो बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक गरीब तसव्वुर की जाती है। हत्ता कि अगर मकामी सतह पर वो गुर्बत की लकीर से ऊपर हों। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस गुर्बत में इजाफे का तकरीबन 82% हिस्सा
नए खते गुर्बत की ज़्यादा मालियत की वजह से है, जबकि बाकी इजाफा 2017 से 2021 के दरमियान कीमतों में इजाफे के असरात की अक्कासी करता है। अब हुकूमत आज से ठीक 4 रोज़ बाद पेश करने जा रही है हुकूमत के दावे अपनी जगह पर, लेकिन स्टैट्स अपनी जगह पर। खेलदास कोस्तारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है, वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद है। इससे पेश करके मैं कोस्तारी साहब की तरफ बढ़ूँ। इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों में भी आपस में नोक झोंक जारी है। अब कोस्तारी साहब की मौजूदगी के अंदर नजीम अफजल चंद साहब ने क्या कहा था रिसेंट सबड़ियाल इलेक्शन के ऊपर, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खेलदास कोस्तारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस तरफ तो मैं आता हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी होगी। 45% से ज़ायद लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हुकूमत दावा कर रही है कि हुकूमत ने इकोनॉमिक डोमेन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये तो बहुत अलार्मिंग है, स्ट्रेंज एट द सेम टाइम। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। हमने ये कभी नहीं कहा है कि मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही है। जिस हालात में पाकिस्तान हमें मिला था और अप्रैल 22 में, उस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे खड़ा था, पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट पे थी और उस वक्त ये चैलेंज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कबूल किया। और आपको याद होगा कि हमने इंतहाई मुश्किल फ़ैसले किए, आवाम ने वो मुश्किलात का बोझ उठाया, महंगाई का, पेट्रोल की कीमतों का, बिजली की कीमतों का। और आज हम ये कहने पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई है। पाकिस्तान के जो वो हालात थे वो अब उस वैसे नहीं रहे। मगर ये जो बात सवाल आपका है, ये बिल्कुल आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी, जो गरीब आदमी है उसका मसला ज़रूर है। और वो कौन हल करेगा? कोई मसीहा नहीं आएगा, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही करते हैं या उनका नहीं, लेकिन कोस्तारी साहब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास अवाम के मसाइल का हल क्या है? क्योंकि अवाम पर तो पेट्रोलियम लेवी की मद में जो उफ्ताद गिर रही है, पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, फिर बिजली की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, और फिर अब तो बजट आ रहा है जिसके अंदर भी कोई आम आदमी को कोई ख़ास शुनीद नहीं है। तो अवामी नुमाइंदों के पास क्या सोल्यूशन है सर अवामी मसाइल का? देखें, नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आए थे तो उन्होंने अपनी साथ होने वाले सियासी इंतकाम या जो कुछ उनसे नाइंसाफ़ी उन्होंने एक तरफ रख के उन्होंने ये कहा था कि आए सब मिलकर पाकिस्तान से महंगाई, पाकिस्तान से गुर्बत और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करें। तो मैं यही कह रहा हूँ, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं। जो महंगी बिजली हुई है उसको सस्ती भी की है और मज़ीद सस्ती करना है। महंगाई की जो 38% पे चली गई थी वो सिंगल डिजिट में आ गई है। जो सवाल आज भी रोज़गार का मसला है, आज भी 2 वक्त की रोटी आम आदमी का मसला है, उसको हम हल करेंगे। हम ये चैलेंज पहले भी हमने, हमारी लीडरशिप ने कबूल किया था, अब भी कर रहे हैं। और वो जो तबाही हुई थी पिछली हुकूमत की, उसको हम उस मलबे को, जो सारा मलबा था, हमने उठाया है, हम ठीक कर रहे हैं। और हमने ठीक किया है, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये आलमी जरीदे, सर्वे रिपोर्ट्स, सारे मोडीज आप देख लें कि पाकिस्तान की जो मईशत की बात कर रहा हूँ सर। और फिर एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि बाय द ईयर 2029 हमारा जीडीपी 6% होगा। सवाल सादा सा ये है सर, जब एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स है, एग्रीकल्चर कि किसान जो है वो पिसा हुआ है, अब इंडस्ट्री का पहिया नहीं चल रहा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि बाय 2029 इसको एक्सट्रापोलेट करें तो 6% जीडीपी होगी। ये तो अफसानवी बातें हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ, हमने काफ़ी चीज़ों को ठीक किया है। आज जो IMF के साथ मिलकर हम जो रिफॉर्म कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतरी के लिए ये रिफॉर्म है। और जो टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं, हम जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को जो है रिलीफ दिया जाए, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर किया जाए, ये सूबाई और मरकज़ी हुकूमत का काम है जो हम ऐसा तरीके से कर रहे हैं। और इसको हम ज़ाहिर एक ये जादू की छड़ी नहीं है कि जो जिस मसाइल की निशानदेही आप कर रहे हैं वो जल्दी हल हो जाएगी। यार कई सालों से है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी नीयत है। हमारे जो चैलेंजेस थे, हमारी मईशत तबाह थी, वो उसको हमने ठीक किया है। हमने जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का जो पैसा वो एनर्जी सेक्टर में ज़ाया, तो हम उसको ठीक करने की, पावर सेक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब हम ये सारे मसाइल एक दूसरे मसले एक से जुड़े हुए हैं।
तो इसको ठीक करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, मगर हमें यकीन है हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है, हम पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा की जो कारकर्दगी है, उससे आम इंसान की ज़िंदगी में हम बेहतरी लाने के लिए 3-4 रोज बाद पूरी फेडरल अपनी बजट कोशिश पेश कर रहे किया हैं। और जाएगा। फेडरल बजट जो IMF गाइडेड बजट होगा, उसमें आम आदमी के लिए क्या ब्रीदिंग स्पेस पैदा कर पाएंगे आप? देखें, ये मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, पहली बात ये कि IMF की जो रिफॉर्म है वो हमारे मुल्क के और हमारे अवाम के लिए बेहतरी, हम सिस्टम को अगर ठीक करते हैं, हम अगर निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, तो इससे हमारा मुस्तकल मजबूत होगा, हमारे आने वाले नस्लों को फ़ायदा होगा। अगर हमारे पास 1 रुपया है, हम उसको जो किसी को सब्सिडी देकर किसी को इस तरह के इदारे ये IMF अगर हमें रोकता है तो ये मुल्क के लिए फ़ायदा है, हमारा रुपया हमारा महफूज रहेगा। हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे सब्सिडी देते हैं? जो आप कह रहे हैं कि बजट में क्या रिलीफ होगा, तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबके को जो बोझ हमेशा पड़ता है, इस मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश है कि उसको कोई टैक्स का ज़्यादा बोझ ना पड़े, क्योंकि बड़ा आसान होता है कि तनख्वाहदार का टैक्स में इजाफा करके आप उनसे पैसे निकाल देते हैं। हमारी कोशिश है जो बाकी टैक्सेस में हम जो लोग जो टैक्स चोरी करते हैं या टैक्स साहिब हैसियत है जो टैक्स नहीं देते हैं, हम उनको, तो आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करेगी। ये अवाम दोस्त बजट होगा, अवाम के रिलीफ का बजट होगा। चले खैर, आप ये कह रहे हैं, ये तो 3-4 रोज़ में पता चल जाएगा कि बजट में क्या होगा। लेकिन खेलदास कोश्तानी साहब, आपकी जो इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो बड़ी फिंगर पॉइंटिंग कर रही है PMLN के ऊपर। नदीम अफजल चंद साहब का स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरा होगा कि धांधली किस तरीके से नून लीग करती है, आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। देखिए, पंजाब में जिस हलके में इलेक्शन हुआ है वहाँ पे 2024 में पीपल्स पार्टी को 4000 वोट पड़े थे, इस मरतबा उनको मेरे ख्याल में 6000 वोट पड़े हैं। तो सेंट्रल पंजाब में खुसूसन पीपल्स पार्टी ना 3 में ना 13 में, इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका ये रोना धोना या ये इस तरह की जुगतें मारना, चंद साहब हो या उनके जो दूसरे पंजाब के जो जिस प्रोग्राम में चंद साहब ने ये कहा उसमें आप साथ ही बैठे हुए थे। जी, मैंने कहा था, मैंने उसमें भी कहा था ये 3 में ना 13 में है, तो वो बात अच्छी नहीं लगी। देखें, ये पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक अलग मौक़िफ़ है, जो पंजाब की क़यादत है उनका अलग मौक़िफ़ है। अब वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए नून लीग पे तनकीद कर रहे हैं, नदीम अफजल चंद साहब हो या वो दूसरे जो उनके रहनुमा, इस तरह की गुफ्तगू करके अवाम में वो समझते कि हम मकबूल होंगे। इससे मकबूलियत नहीं होनी है। पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी, हम जैसे सिंध में PMLN का वही हाल है जो पंजाब में पीपल्स पार्टी का सेंट्रल पंजाब में है। उसकी वजह यह है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जमातें सूबों तक महदूद हो गई है, इख्तियारात जो हैं वो वसाइल हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं, तो आम आदमी जो है उस पार्टी में ज़ाहिर नहीं जाता। पीपल्स पार्टी में लोग क्यों वोट दें उधर? हमारा वहाँ पे हरीफ पंजाब में PTI ज़रूर है, पीपल्स पार्टी हमारी सियासी हरीफ नहीं है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से। बाकी एक जमात है, सब ये तो बड़ा जस्टिफाइड है जब आप ये कहते हैं कि 3 में ना 13 में आप अगर पीपल्स पार्टी को हटा दे तो फिर आपकी हुकूमत भी तो धड़ाम करके नीचे गिर जाएगी ना। मैं यही कह रहा हूँ, मरकज़ी क़यादत का मैंने पहले ही आपको कहा, बिल्कुल सिंध में उनका मैंडेट है, साउथ पंजाब में उनकी सीटें हैं, हमारे वो हिमायती है, मगर जो ग्राउंड रियलिटी इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, आप ही मुझे बताएं सियालकोट में उनका क्या था जो वो तनकीद कर रहे हैं। हाँ, PTI अगर शोर कर रही है वो भी गलत कर रही है। आप देखें, रिपोर्ट्स पढ़ लें, फैफन की रिपोर्ट पढ़ें, उसमें तमाम जो उनके एजेंट है वो मुतमिन है, इलेक्शन को अच्छा करार दिया गया है। अब आप शिकस्त को तस्लीम ना करते हैं, सिर्फ इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, धांधली खेलते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं समझता हूँ उस हल्के में लोगों ने नवाज़ शरीफ का जो वोटर है वो उस पर पहले भी पॉपुलरिटी नवाज़ शरीफ साहब की रही है, आज भी है, और पहली ये इलेक्शन नहीं जीती है हमेशा। और वो जो कैंडिडेट है उसकी सिंपैथी भी थी, उसकी ज़ाहिर है उसके इंतकाल से उसकी सिंपैथी में भी, और मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो वज़ीर आला पंजाब है उसकी कारकर्दगी है।
तो पॉपुलैरिटी मरियम नवाज़ की बड़ी है, नवाज़ शरीफ साहब की पहले मौजूद थी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी जो है उस पर लोगों ने एतमाद किया है। तो ये सब सारी चीज़ें मिलके नून लीग के वोट में इजाफा हुआ है, जो 2024 में ज़्यादा वोट नून लीग को पड़ा है। ये हकीकत को तस्लीम करना, हाँ टीवी पे आके जुगते मारना, बयानबाजी करना, इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना, वो पीटीआई का भी काम है। अगर चंद साहब भी वही रास्ता इख्तियार करते हैं तो ये उसकी मर्ज़ी है, हमें कोई इस पर ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, ना हम इतना रेस्पॉन्स करने की हमें ज़रूरत है कि हम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खेलदास कोसानी साहब आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक लेके ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाक भारत कशीद के मुतालिक एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है, इस बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाक भारत कशीदगी के दौरान जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने का दावा दोहराना बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में एक अहम लम्हा तस्वुर किया जा रहा है। जैसा कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि हमने 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई, पाकिस्तान में इस वक्त मजबूत लीडरशिप है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गुफ्तगू की, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने न सिर्फ पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया है, बल्कि भारत के दावे और उसकी आलमी तन्हाई को भी बेनकाब कर दिया है। सदर ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत मजबूत लीडरशिप है, यानी उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह तस्लीम किया कि पाकिस्तान की क़यादत ने कशीदगी कम करने में तामीरी किरदार अदा किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को बहुत बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान को एक ज़बरदार और मुतवाज़न रियासत के तौर पर पेश किया है। इसके बरक्स भारत, जो हमेशा से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाकर आलमी बरादरी से हमदर्दी लेने की कोशिश करता रहा है, इस मरतबा सफारती मैदान में दिफाई पोजीशन पर चला गया है। ये पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में सालसी का किरदार अदा करने की बात की और माजी में भी वो कई बार ये बात दोहरा चुके हैं और हर बार मोदी सरकार इस पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करती रही है। भारत का रिवायती मौक़िफ़ यह है कि कश्मीर समेत तमाम बाहमी मसाइल दो तरफ़ा नौयत के हैं और किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत कबूल नहीं की जा सकती, लेकिन सदर ट्रंप की मुसलसल मुदाखलत और बयानात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आलमी ताकतें जनूबी एशिया में अमन के लिए दो तरफ़ा गुफ्तगू की बजाय बैनुल-अक़वामी किरदार को ज़्यादा मौसर समझती हैं, जो भारत के लिए एक वाज़ेह सफारती धचका है। मोदी की क़यादत में तो भारत ने हमेशा सफारती सतह पर अपनी बरतरी का प्रचार किया है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ख़ास तौर पर अपने आलमी दौरों और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में ख़ुद को एक आलमी लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, लेकिन जब अमेरिका जैसी आलमी ताकत बार बार ये दावा करे कि उसने पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराई, तो ये भारत की उस बयानी को चैलेंज करता है जिसमें वो खुद को वाहिद ज़मीनी हकीकत के तौर पर पेश करता है। यही वजह है कि हर बार ट्रंप का ये बयान भारतीय हुक्मरान जमात के लिए न सिर्फ गैर मुतवक्किल होता है, बल्कि उनकी दाखिली सियासत के लिए भी परेशानी का बाइस बनता है। अब ट्रंप के इस तरह के बयानात के बाद भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी मौका हाथ से न जाने दिया और मोदी का खूब मजाक उड़ाया। भारतीय सोशल मीडिया, टीवी और सियासी बयानात ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वाकई मोदी दुनिया भर में इतना ताकतवर है तो फिर वो क्यों अमेरिका जैसे मुल्क को बार बार सालिसी की ज़रूरत पेश आ रही है। ये सवाल भारतीय हुकूमत के उस दावे पर भी ज़र्ब लगाता है जिसके मुताबिक भारत दुनिया में एक उभरती हुई आलमी ताकत है जो अपने फैसले खुद करता है और दूसरों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही एलॉन मस्क और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। दोनों के दरमियान उभरने वाली तल्खी एक ऐसी सियासी और माशी जंग की अक्कासी करती है जिसमें ज़ाती मफादात, ताकत की कशमकश और नज़रियाती इख्तलाफात गहरा किरदार अदा कर रहे हैं। एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे के करीबी समझे जाते थे। ट्रंप ने एलॉन मस्क को अपनी हुकूमत के एक अहम मुशावरती किरदार में शामिल किया और एलॉन मस्क ने कई मामलात में ट्रंप की पॉलिसीज़ कबूल भी की, खुसूसन इन शोबों में जहाँ हुकूमती अखराजात, टेक्नोलॉजी और तवानाई के हवाले से इस्लाहात ज़ेर गौर थी। लेकिन ये रिश्ता मुकम्मल तौर पर तनाव का शिकार हो चुका है। एलॉन मस्क की जानिब से अचानक मुशावरती ओहदा छोड़ना दरअसल इस कशीदगी में पहली वाज़ेह अलामत थी। उन्होंने बगैर किसी बाज़ाब्ता ऐलान या ट्रंप को एतमाद में लिए ओहदा छोड़ा, जो सियासी तौर पर एक बयान समझा गया। इसके बाद एलॉन मस्क ने न सिर्फ ट्रंप की टैक्स पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद की, बल्कि उन पर बराह रास्त बदउनवानी और अखलाकी गिरावट के इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। और एप्स्टीन स्कैंडल में ट्रंप का नाम आने का दावा एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसने अमरीकी मीडिया और अवामी हल्कों में एक नई बहस को जन्म दिया। और इसके अलावा एलॉन मस्क अब अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के हवाले से भी सरकर्दा दिखाई दे रहे हैं। ये दो जो अब दुश्मनी में बदलती हुई नजर आ रही है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।